अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल ECSS। आज हम बात करने लगे हैं एक दफ़ा फिर एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑन दिस टॉपिक। इन द फर्स्ट कपल ऑफ पार्ट्स वी डिस्कस द फॉलोइंग थिंग्स, जिसमें हमने जो इनिशियल फेज था डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन का उसको डिस्कस किया। ठीक है, फिर जो प्रॉब्लम्स आए उनको डिस्कस किया। अब हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन तक। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पॉइंट्स क्या थे। इसमें आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अनाउंस किया गया, बताया गया कि ये होगी। ठीक है, कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आपका जो प्राइम मिनिस्टर होगा इट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम नेशनल असेंबली, ये बात की गई थी। ठीक है, कि PM को अपॉइंट करेगा आपका प्रेसिडेंट। उसके बाद 1 यूनिट स्कीम को मुतारिफ कराया गया था। फेडरल सिस्टम की बात हुई थी कि आपकी जो फेडरेशन है वो स्ट्रांग होगी और जो आपकी स्टेट्स हैं वो वीक होगी। जो स्टेट्स हैं ये अपनी पावर फेडरेशन से डिराइव करेंगी। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स। उसके अलावा बात की गई थी इस्लामिक प्रोविजंस की। पाकिस्तान को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, कि इट विल बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सेकेंडली एक कंडीशन इम्पोज की गई कि हेड ऑफ स्टेट मस्ट बी अ मुस्लिम, कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा हमारा वो मुसलमान होगा। इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, ऑलमोस्ट 97 to 98% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम। ठीक है, तो किसी माइनॉरिटी का या नॉन मुस्लिम का पावर असेंट टू पावर बहुत मुश्किल है कि पावर में आना और हेड ऑफ स्टेट बनना, इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इस तरह की कंडीशन लगा के आप एक किस्म का ना उनका जो एक उनके इमेजिनरी राइट है उनके पास, आप उनसे वही छीन रहे हो। ठीक है, और तो फिर जो हेट मॉन्गर्स हैं, वॉर मॉन्गर्स हैं, या जो पाकिस्तान को अच्छी निगाह से नहीं देखते, उनको मौका मिल जाता है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करने का। ठीक है, तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, इसको थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए इस चीज़ पे कि क्या उस टाइम पे ज़रूरत थी इस चीज़ की या नहीं थी। सो ये मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि ये हमने एक किस्म का प्लेट में रख के दे दिया उन लोगों को जो पाकिस्तान को बुरा देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं। ठीक है, कि वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करें। खैर, हैविंग सेड दैट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल अयूब खान। ठीक है, इनके एरा की बात करते हैं। सो 1956 से कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर आपके पास उसको एब्रोगेट किया गया। सिकंदर मिर्ज़ा साहब आ गए पावर में। ठीक है, लेकिन उनको फिर छुट्टियों पे बाहर भेज दिया गया, तो इवेंचुअली आपके पास जनरल अयूब खान साहब आ गए पावर में। ठीक है, अब इनके जब ये टेन्योर में आए तो इनकी जो मेजर डेवलपमेंट्स इस टाइम पे हुई हैं, जो मेजर काम हुए थे इनकी टेन्योर में, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो देखो यार, जब जनरल अयूब खान साहब पावर में आए ना, तो इनके एरा को बोलते हो आप एरा ऑफ डेवलपमेंट, कि इसमें बहुत डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट स्पेसिफिकली आपकी जो इकोनॉमी थी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि हमारे किस तरह PM चेंज होते रहते हैं। 10 सालों में आपके 7 PM चेंज हो गए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आपकी कहते हैं एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। ठीक है, कोई PM आ नहीं रहा था, जा नहीं रहा था, कोई प्रेसिडेंट आ नहीं रहा था, जा नहीं रहा था। ठीक है, एक स्टेबिलिटी थी, तो इकोनॉमी भी आपकी बहुत ग्रो किया। ठीक है, ऑल्दो ही वाज अ डिक्टेटर, लेकिन आप ये फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि उनके टाइम में इकोनॉमी ने ग्रो किया है, अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, सो इनके टाइम में जो फोकस रहा था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रहा था कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है। ठीक है, फिर एक जो बड़ा पॉइंट था वो था इंडस वाटर ट्रीटी। इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की इंडिया के साथ, जिसके नतीजे में क्या हुआ, जो वेस्टर्न रिवर्स थे उनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास आ गया और जो ईस्टर्न रिवर्स थे उनका कंट्रोल चला गया इंडिया के पास। ठीक है, तो इस पे बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया, इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया जनरल अयूब खान साहब को कि यार आपने पाकिस्तान का पानी बेच दिया, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करायो, पाकिस्तान का सौदा करायो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन आई थिंक उस टाइम पे ये ऑप्शन सही था, ये जो स्टेप लिया गया था ठीक था, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम उस टाइम पे इंडिया की टक्कर ले सकते हैं उस टाइम। ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और हमारी इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी। सो दिस वाज द रीज़न, आई थिंक दैट वाज द राइट स्टेप। लेकिन हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, यू कैन एग्री, यू कैन डिसएग्री। ठीक है, फिर उसके बाद इनका एक और इम्पॉर्टेंट था कि इन्होंने करप्शन को रोकने के लिए एक एक्ट लेकर, उसको आप ऑर्डिनेंस लेकर, उसको आप बोलते हो एब्डो, इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डिनेंस। ठीक है, एब्डो। अब ये था कि हम करप्शन को रोकेंगे। ठीक है, लेकिन हर एंटी करप्शन एक्ट की तरह ये भी क्या निकला, ये यूज़ हुआ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, किस लिए यूज़ हुआ, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। जैसे आपको पता है आजकल भी नैब पे भी ये इल्ज़ाम लगता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। सो एब्डो को भी ये माना जाता है, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, कि एब्डो को यूज़ किया गया करप्शन को रोकने के लिए नहीं, रेदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए।
ठीक है। एब्डो था क्या कि इसमें उन्होंने पॉलिटिशियंस को कहा गया कि या तो आप ट्रायल फेस करो जो आपने करप्शन किया उसके लिए, या फिर आप अपनी सियासत छोड़ दो अगले 6 सालों के लिए, ठीक है। सो ये था आपका एब्डो। देन उसके बाद उन्होंने मुतारिफ कराया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की बात की, ठीक है, और दैट्स वाई हिज इरा इज कंसिडर्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर इकॉनमी। इस टाइम में हमारी जो जीडीपी थी वो एक टाइम पे 9% से भी ऊपर ग्रो कर रही थी, ठीक है ना। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आया बेसिक डेमोक्रेसी का, इसमें आया बेसिक डेमोक्रेट्स, ठीक है, बेसिक डेमोक्रेट। जैसे यूएस में आपका होता है ना इलेक्टेबल्स, जो आगे जाके आपके हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आ गया था बेसिक डेमोक्रेसी का, बेसिक डेमोक्रेट्स का। इन्होंने लोकल बॉडीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था, ठीक है। तो तकरीबन 80,000 आपके जो थे वो बेसिक डेमोक्रेट्स थे, जिसमें डिफरेंट यूनियन काउंसिल्स थे। वो आगे जाके फिर आपकी इलेक्शंस के बाद इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू आपके जो हेड ऑफ स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, उसको इलेक्ट करते थे। समझ आ गई बात की कि बेसिक डेमोक्रेट्स थे, इलेक्शंस के बाद वो फिर इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू आपके जो हेड ऑफ स्टेट थे उनको इलेक्ट करते थे। अब होते हैं आपके फिर इलेक्शंस 1965 के, ठीक है। आप एक तरफ आपके पास इलेक्शंस में एक तरफ खड़ी है मादर मिल्लत फातिमा अली जिन्ना साहिबा, ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास हैं जनरल अयूब खान साहब, ठीक है, अयूब खान साहब, ठीक है। तो हमारे पास ये इलेक्शंस में 1965 में इलेक्शंस हो रहे हैं, ये दो लोग थे। अब फातिमा अली जिन्ना फातिमा अली जिन्ना क्यों लड़ी थी? वो डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट थी, वो प्रो डेमोक्रेटिक उनका माइंड था, इनके थॉट्स थे, ठीक है, वो प्रो डेमोक्रेसी थी। तो इसलिए फातिमा अली जिन्ना अगेंस्ट अयूब खान इलेक्शंस में आए। उससे पहले वो कभी इलेक्शंस मतलब इस तरह उन्होंने टेक पार्ट नहीं किया था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब हुआ क्या, इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में अकॉर्डिंग टू मैनी धांधली हुई, ठीक है। तो इवेंचुअली दोबारा से जनरल अयूब खान साहब जो हैं वो हेड ऑफ स्टेट डिक्लेयर हो गए, प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, इलेक्ट हो गए। और देखो जुल्म की इंतहा देखो कि फातिमा अली जिन्ना जैसे ही जिनकी इतनी कुर्बानियाँ हैं उनको क्या कहा गया कि उनको मतलब ये नैरेटिव फैलाया गया कि फातिमा अली जिन्ना साहिबा जो हैं वो ट्रेटर हैं, वो मतलब इंडियन एजेंट हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। खैर 1965 का जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो लोग बहुत अपसेट थे, बहुत उनमें गम गुस्सा पाया जा रहा था, ठीक है। तो लोग जो थे वो एक तो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से अयूब खान साहब से मतलब उनकी पॉलिसी से काफ़ी खफा थे, ठीक है। फिर जब 1965 के इलेक्शंस हुए तो उससे और अयूब खान साहब के खिलाफ इनके दिलों में गम और गुस्सा बढ़ गया, ठीक है। फिर आपके पास क्या हुआ, फिर 1965 की वॉर शुरू हो गई, जंग शुरू हुई 1965 की। जब जंग शुरू हुई 1965 की तो आपको पता है जंग होती है तो आपको रिसोर्सेज वो अपनी तरफ ड्रेन करती है, आप मतलब सारा के सारा रिसोर्स अपना जोर लगाते हो जंग की तरफ, अपने डिफेंस इंडस्ट्री पे, ठीक है। तो आप इसके नतीजे में क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो अयूब खान साहब की जो थी ना इसी वजह से भी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इन सब की वजह से भी इनकी पॉपुलैरिटी थी वो बहुत कम हो गई। फिर जब 1965 में ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया 1965 की जंग को रोकने के लिए, तो उससे इनकी पॉपुलैरिटी और कम हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स थे, वजूहात थी जो बनी वजह डाउनफॉल की अयूब खान साहब की, ठीक है। इवेंचुअली क्या हुआ, इन्होंने रिज़ाइन किया और याया खान साहब जो थे वो पावर में आ गए। उसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि वजह क्या बनी इनकी डाउनफॉल की, एक इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, सेकेंडली 1965 के एक तो इलेक्शंस और दूसरा वॉर, ठीक है, क्योंकि वॉर नतीजे में आपके पास इन्फ्लेशन भी आ गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गई थी, ठीक है। फिर 1965 की वॉर का जो एक जिसके थ्रू वॉर को ख़त्म किया गया वो थी ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट। उस पर भी पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा था अयूब खान साहब से कि आपने ये एग्रीमेंट क्यों साइन किया इंडिया के साथ, ठीक है। इसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी मुतासिर हुई थी। सो दीज वर ऑल द रीजंस इसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी कम हुई और इवेंचुअली जनरल अयूब खान साहब जो थे वो कंपेल कर दिए गए रिज़ाइन करने पे। उन्होंने रिज़ाइन किया 1969 में और आपके ये जो याया खान साहब हैं वो फिर पावर में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं आते साथ ही इलेक्शंस करवाऊंगा। हैविंग सेड दैट, अब हम बात करते हैं 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन की। ये कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो अयूब खान साहब के टाइम में आया है, ठीक है। इन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की, ठीक है। फिर बात की गई बेसिक डेमोक्रेट्स की फॉर 5 ईयर। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेसिक डेमोक्रेट्स क्या हैं। तो इनकी टर्म क्या होनी थी 5 ईयर्स की, ठीक है। जैसे हमारे आजकल MNAs और MPs होते हैं उनकी टर्म भी जो है वो 5 ईयर्स की है, ठीक है। फिर बात की गई फेडरल सिस्टम की, ठीक है। फेडरल सिस्टम आएगा यानी कि फेडरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी,
ठीक है, फिर स्टेट्स होंगी और फिर लोकल बॉडीज़ होंगी। फेडरेशन पावर देगी स्टेट्स को, स्टेट्स पावर देंगी लोकल बॉडीज़ को, और लोकल बॉडीज़ से पावर जाके फिर डेसिमेट होगी लोकल पॉपुलेशन तक। ठीक हो गया। सो ये बात की गई। फिर 1 यूनिट स्कीम को कंटिन्यू किया गया। ठीक हो गया कि 1 यूनिट स्कीम को अभी भी रखा जा रहा है। तो ये देखो शुरू से 1 यूनिट स्कीम स्टार्ट हुई अभी तक चल रही है। तो हम कितना आप समझ लो कि इससे बंगाली जो भाई थे हमारे, उनके दिलों में कितनी आप कह लो कि गुस्सा होगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है। फिर एक और कंडीशन जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मुस्लिम। फिर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगी। व्हाट डज इट मीन? देखो अभी हमारे पास जो है ना नेशनल असेंबली, वो बाय कैमरल है। हमारे पास जो हमारे पास अभी कह लो आप जो पार्लियामेंट है दैट इज़ बाय कैमरल। उसमें क्या है, आपके पास अपर हाउस भी है, लोअर हाउस भी है। अपर हाउस आपका सेनेट है, लोअर हाउस आपका नेशनल असेंबली है। लेकिन यूनिकैमरल कहते हैं उस टाइम पे सिर्फ एक ही बस पार्लियामेंट थी, एक असेंबली थी बस। ठीक है, ऐसे दो में डिवाइडेड नहीं थी, अपर हाउस होगा लोअर हाउस होगा। फेयर इनफ। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया कि जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था ना, उसमें से इस्लामिक को हटा दिया गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया पाकिस्तान को। ठीक है। फिर उसके अलावा इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल थी, ज़कात, इस्लामियात वाज मेड कंपल्सरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देख रहे हो ये भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोशिश की गई कि हम दोनों को, ऑर्थोडॉक्स को भी खुश कर सकें और मॉडर्निस्ट को भी खुश कर सकें। ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी इसमें, और इस्लामिक जो नाम में इस्लामिक था उसको हटा दिया गया, और फिर उनको खुश करने के लिए जो हमारे ऑर्थोडॉक्स लोग थे, कंजर्वेटिव, उनको खुश रखने के लिए हमने ये पॉइंट्स डाल दिए कि प्रेसिडेंट मस्ट बी मुस्लिम और इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल बना दी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट याह्या खान। तो मैं आपको बता रहा था कि याह्या खान जो है वो पावर में आ गया आफ्टर दैट। तो याह्या खान ने आए, उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ ना वो आते साथ ही मतलब उन्होंने बोला कि इलेक्शंस करवाऊँगा। ठीक है। तो अब उनका ये वाइज डिसीजन था कि हम इलेक्शंस कराएंगे 1 अडल्ट वर्ल्ड वोट की बेस पे। ये फर्स्ट टाइम हुआ तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि 1 अडल्ट 1 वोट की बेस पे वोटिंग हो। ठीक है। और इन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी करवाए फिर। ठीक है। और इन्होंने वो जो 1 यूनिट स्कीम थी उसको भी अबॉलिश कर दिया। तो ये इनके 3 बहुत अच्छे डिसीजंस थे जिन पे इनको कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया, लेकिन ये वाइज डिसीजंस थे जिसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। कि उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में 1 अडल्ट 1 वोट की बेस पर इलेक्शंस करवाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए थे 1970s के। ठीक है। और उसके बाद एवोल्यूशन हुआ, ख़त्म कर दिया गया 1 यूनिट स्कीम को। ठीक है। लेकिन अब इसके सबसे बड़े ब्लंडर्स क्या हुए? देखो आपने प्रॉमिस कर दिया इलेक्शंस का कि हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन फिर आपने उसको साल लगा दिए इलेक्शन करवाने में, 1-1.5 साल। ठीक है। तो जो आवाम ऑलरेडी गुस्सा थी, जो तंग थी हुकूमत से, उनको उनमें गम गुस्सा और बढ़ गया। ठीक है। वो गम गुस्सा फिर डिफरेंट आप कह लो कि वायलेंट आपको एक्टिविटीज़ में नज़र आया। ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्होंने गम गुस्सा दिखाया, थोड़ा गुस्सा किया, रिएक्ट किया आवाम ने, तो फिर आपने उन पे काफ़ी हैवी हैंड इस्तेमाल किया ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पे। ठीक है। सो इससे आपके पास आप समझ रहे हो कि ये याह्या खान साहब के जो थे ना वाइज डिसीजंस भी थे और ये ब्लंडर्स थे। ठीक है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, इलेक्शंस पोस्टपोन्ड हुए, उससे आवाम में काफ़ी गुस्सा आ गया। ठीक है। वो सड़कों पर निकल आई, प्रोटेस्ट करने लग गई। उसमें कुछ छोटे मोटे जो थे ना कहीं कहीं पे थोड़े वायलेंट इंसिडेंट भी हुए थे, लेकिन वो इतने नहीं थे कि आप पूरी आर्मी को मतलब भेज दो और फिर उस मूवमेंट को क्रश करो इस तरह से। ठीक है। तो आपने काफ़ी हैवी हैंड इस्तेमाल किया उस पर, और उसके नतीजे में फिर आपके पास एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई टुवर्ड्स पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान या फिर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान या फिर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। अच्छा, इस पे याद रखना एक सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ कि क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश वाज नॉट निगेशन ऑफ 2 नेशन थ्योरी। ठीक है। ये सवाल आता है अक्सर पेपर में, ये बहुत दफ़ा आया हुआ है कि जो बांग्लादेश बना है ये 2 नेशन थ्योरी बनने की नेगेशन नहीं है। तो आपने बोलना है कि येस इट इज़ नॉट अ नेगेशन ऑफ 2 नेशन थ्योरी। ठीक है। ये 2 नेशन थ्योरी की मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, rather 2 स्टेट सोल्यूशन को फ़र्क पड़ा है। ठीक है। कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 स्टेट से 3 स्टेट्स बन गए। अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश 3 स्टेट्स हैं। ठीक है।
पहले 2 स्टेट्स थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश हैं। सो अभी भी बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम कंट्री है जिसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, वो एक अपना इंडिपेंडेंट सोवेरेन कंट्री है। बांग्लादेश अगर तो ईस्ट पाकिस्तान टूटता और वो टूट के हिंदुस्तान में अंदर अब्जॉर्ब हो जाता तो आप कहते हैं कि 2 नेशन थ्योरी फेल हो गई, लेकिन नहीं, पाकिस्तान टूटा, ठीक है, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान है आपका, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान है आपका, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान है वो आज बांग्लादेश बन गया है, एक इंडिपेंडेंट सोवेरेन कंट्री है। वो बांग्लादेश इंडिया में कहीं जाके घुल मिल नहीं गया, ख़त्म नहीं हो गया, नहीं, उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। दैट्स वाई 2 नेशन थ्योरी इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग, ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। और फिर आप कहोगे कि क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हुई है या फिर जो फॉल ऑफ पाकिस्तान हुआ है, सॉरी द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हुआ है, इसकी वजह 2 नेशन थ्योरी का फेल होना नहीं है, रेदर डिफरेंट सोशल पॉलिटिकल कल्चरल रीजंस थी, उसकी वजह से ये फॉल जो पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात? मैं आई रिपीट कि आप पेपर में लिखोगे कि जो क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश है, इट वाज नॉट अ नेगेशन ऑफ 2 नेशन थ्योरी, इट वाज नॉट अ फेलियर ऑफ 2 नेशन थ्योरी, रेदर देयर वर सर्टेन पॉलिटिकल सोशल कल्चरल रीजंस, ठीक है, विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, ठीक है ना। तो आपने वो रीजंस को लिखना है, आपने 2 नेशन थ्योरी पे नहीं लिखना, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी अभी भी अलाइव है और वो इस तरह से है कि बांग्लादेश आज भी एक इंडिपेंडेंट सोवेरेन कंट्री है। मैं इस चीज़ पे फोकस इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये बहुत दफ़ा पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सॉरी द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं क्या बार बार बंगाल बोल रहा हूँ। सो पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, देखो इसके डिफरेंट रीजंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है। पॉलिटिकल रीजंस क्या होते हैं? पहले तो बात यह है कि आपके पास एक बहुत डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी थी। हमारे मुल्क में शुरू से डेमोक्रेसी थी नहीं, हमने इसको पहले से पढ़ लिया, ठीक है। कभी एक पीएम आता, फिर दूसरा आता, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो जब डेमोक्रेसी नहीं होगी तो आप डेमोक्रेसी में होती है रिप्रेजेंटेशन हर तरफ से, हर तरह के लोगों की। जब डेमोक्रेसी नहीं होगी तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। जब लोगों के एक किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी हुकूमत में, तो ऑफ कोर्स वो लोग फिर आइसोलेटेड फील करेंगे, वो लेफ्ट आउट फील करेंगे। सही है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, लैंग्वेज का इशू था। अब जब पाकिस्तान बन के तो 1948 में ही आपका ये इशू स्टार्ट हो गया था कि कौन सी नेशनल लैंग्वेज बनेगी, उर्दू या बंगाली, ठीक है। उस टाइम पे हमारे जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, उन्होंने उर्दू की साइड ली, उन्होंने बोला कि उर्दू जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी। लेकिन जो हमारे बंगाली भाई थे, इनको काफ़ी कह लो लगाव है अपने कल्चर से, अपनी लैंग्वेज से, तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ से ना वो मायूस हुए थे, ठीक है। लेकिन एक ये भी वजह थी। तो आप देख लो कि पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश जो है वो मतलब किसी एक पॉइंट से नहीं स्टार्ट हुआ, रेदर ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है। स्टार्ट हुआ है 1947 से, कुछ इवेंट्स स्टार्ट होना शुरू हो गए और इवेंचुअली होते होते फिर 1970 जो था वो आपका एक ट्रिगरिंग फैक्टर था, ठीक है। सो ये लैंग्वेज का था। अब इस पे कुछ लोग कहते हैं कि कायद-ए-आज़म को उर्दू की साइड नहीं लेनी चाहिए थी, मतलब या फिर बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज बना देते, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखो यार, इसमें हर किसी की अपनी राय है। इसमें जो मेरी राय है ये कि अगर आप बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बना देते तो बंगाली तो इस तरह फिर आपको सिंधी को भी बनाना पड़ता, पंजाबी को बनाना पड़ता, पश्तो को भी बनाना पड़ता, बलोची को बनाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि हर प्रोविंस की एक अपनी लैंग्वेज भी तो है। सो आई एज़ पर माई व्यू, मेरे ख्याल से उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाना वॉज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अगेन आपकी मर्जी है, आपकी ओपिनियन, आपकी चॉइस, ठीक है। सो उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया उस टाइम पे। फिर 1 यूनिट पॉलिसी, अगर ये और सबसे जो आप कह लो ना इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो था वो ये था पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो 1 यूनिट पॉलिसी थी। देखो डेमोक्रेसी में अब क्या होती है बात, डेमोक्रेसी होती है मेजॉरिटी अथॉरिटी, ठीक है। जो लोग मेजॉरिटी में हैं उनको पास अथॉरिटी आ जाती है। अब अगर आप देखो बात करो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की, ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्योंकि देखो जो हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेशन है ना, वो मतलब ये पंजाब हो गया, ये सिंध, सॉरी मैं बहुत बुरा बन गया, समझ जाओ, ठीक है। तो इनके पास पॉपुलेशन वगैरह ज़्यादा थी, तो हमने क्या किया, हमने पूरे के पूरे इसको जो है एक पूरा यूनिट बना दिया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, इन सबको मिला के हमने एक यूनिट बना दिया ताकि हम इसको बैलेंस आउट कर सकें ईस्ट पाकिस्तान को। तो ये एक बहुत बड़ा धचका था। आप देख रहे हो कि आप किसी एक एरिया के लोगों को, किसी एक एरिया की डोमिनेंस को रोकने के लिए आप दूसरे पूरे के एरिया को ऐसे मर्ज कर रहे हो, तो कितना बड़ा है कि आप कह लो कि मतलब रॉन्ग स्टेप था, गलत स्टेप था, जुल्म सितम की ये इंतहा थी। और ये फिर आपने किया, 1 यूनिट पॉलिसी बनाई और फिर आपने बनाई रखी 15-20 साल तक, तो ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है
ठीक है, जिससे हमारे जो बंगाली भाई थे वो बहुत मतलब मायूस हुए, गम और गुस्सा भी हुए कि हाउ कैन यू डू दैट, ठीक है। क्योंकि अगर तो मेजॉरिटी की अथॉरिटी होती, अगर आप ऐसा ना करते, आप इसको बैलेंस आउट ना करते, फिर तो ऑफ कोर्स हमारे जो बंगाली भाई थे वो ऊपर आते, हमारी फौज में होते, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होते, ब्यूरोक्रेसी में होते, गवर्नमेंट में होते, ठीक है। सो दिस वाज द रीज़न कि हमने 1 यूनिट स्कीम तो ले आए, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा मसला हुआ। फिर एक और जो बड़ा मसला था वो था आपकी 1965 की वॉर। 1965 की वॉर में हमने क्या किया, हमने एक बहुत ही फ्लॉड स्ट्रेटजी अपनाई। हमने पूरा का पूरा जो मोस्टली जो हमारा फोकस था वो हमारे वेस्ट पाकिस्तान के डिफेंस में था, ठीक है। हमने वेस्ट पाकिस्तान को इंडिया के अटैक से रोकने के लिए हमने पूरा फोकस यहाँ पर कर दिया, अपने जो वेस्ट पाकिस्तान था यहाँ पर पंजाब और सिंध वाली साइड पे, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान को हमने अल्लाह के आसरे से छोड़ दिया, बहुत फ्लॉड स्ट्रेटजी थी। हमने वहाँ पे इतना कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इन लोगों ने बहुत, तो यहाँ पर बंगालियों को फील हुआ कि यार इनको तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है, हम जो मर्ज़ी यहाँ पर हो रहा हो इनको कोई परवाह नहीं है हमारी, ठीक है। तो 1965 की जो वॉर की स्ट्रेटजी थी ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस चीज़ को लेकर आने में। इसके बाद ही 1965 की वॉर के बाद ही मुजीबुर रहमान ने अपने 6 फेमस पॉइंट थे उनमें मिलिशियस की या फिर एक आर्म्ड फोर्स की बात की थी कि दोनों विंग्स के पास एक सेपरेट आर्म्ड फोर्स होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दिस फ्लॉड स्ट्रेटजी 1965 की वॉर की, आपने पूरा का पूरा ध्यान वेस्ट पाकिस्तान के डिफेंस पे लगा दिया, ईस्ट पाकिस्तान के बारे में आपने सोचा ही नहीं, ठीक है। हालांकि वो भी 3 साइड से घिरा हुआ है इंडिया से, लेकिन हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिर मुजीबुर रहमान साहब के 6 पॉइंट, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे लेके चलेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और आजकल जो सितंबर का टाइम चल रहा है, ये सितंबर अक्टूबर, इनमें जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इनको अच्छे से समझना, सीखना, एनालाइज करना। पेपर इसी के टाइम के अराउंड बनता है, ठीक है। तो ख्याल करना इस चीज़ों का। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।